क्लास 12 आज आपके ऑनलाइन क्लास में फिजिक्स में जो आपका चैप्टर पहले से चल रहा है चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये चैप्टर चल रहा है। तो इसके पहले आप और भी अपवर्तन क्या है वगैरह और अपवर्तन से उदाहरण, क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन, ये सब पढ़ चुके हैं। आज आपकी जो टॉपिक है वो प्रिज्म का है। प्रिज्म से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखना है पहले प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है जो परस्पर किसी कोण पर झुके 5 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है जो परस्पर किसी कोण पर झुके 5 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म को आप देखे होंगे कि 3 पृष्ठ उसके समतल आयताकार होते हैं और 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 समतल पृष्ठों से घिरा होता है जिसमें 3 समतल आयताकार और 2 तल उसके जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। तो ऐसे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म से संबंधित वैसे हम चित्र में बनाते हैं तो केवल हम इतना भाग बनाते हैं चित्र में। एक भाग नीचे एक कागज पे रखा होता है, ऊपर भी एक ऐसे त्रिभुजाकार होगा और ये भाग और ये भाग और ये भाग तीनों आयताकार होंगे। ठीक है, ये भाग आयताकार, ये भाग आयताकार, ये इधर का पृष्ठ और ऊपर भी इसी तरह का त्रिभुजाकार, इसका आधार भी त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो हम जो चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, वो प्रिज्म का, वो आधा कागज पर रख के उसके आधार को इस त्रिभुजाकार आकृति का बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ABC एक प्रिज्म है और इसमें हम 2 अभिलंब खींच दिए, एक अभिलंब OM और दूसरा अभिलंब ON है। ठीक है, अब ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण जाती है तो P, Q और ये निर्गत किरण R और ये S, निर्गत किरण RS है, अपवर्तित किरण QR है और PQ जो है आपतित किरण है और OM और ON क्या है, अभिलंब है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कोण आपतन कोण कहलाया I1, ये निर्गत कोण I2, ये कोण R1 प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन कोण और ये R2। ठीक है, आपतन कोण किसको कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण I1। निर्गत कोण किसको कहते हैं, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, और अब विचलन कोण किसको कहते हैं, यदि हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं इस तरह से और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये जो दोनों कोण बनता है वो कहलाता है विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं। तो हम इसका नाम दे दें PQRS TU। तो कोण TUR मतलब ये कोण कहलाता है विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उनको कहा जाता है विचलन कोण। क्लियर? तो यहाँ पर हम चाहे इसका नामकरण कर सकते हैं, ABC प्रिज्म हुआ, ठीक है, और PQ आपतित किरण हुई, आपतित किरण, RS निर्गत किरण, ठीक है, QR अपवर्तित किरण हुई, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इस तरह से हम कोण PQM को कह सकते हैं आपतन कोण। ठीक है, ये हुआ आपतन कोण। ठीक है, निर्गत कोण कोण N RS इक्वल टू I2 से लिखा गया है ना।
कोण, ये निर्गत कोण कहलाएगा। और विचलन कोण जो कहा जाएगा यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है, विचलन कोण। तो विचलन कोण TUR इक्वल टू डेल्टा से लिखा गया है। और इसका परिभाषा भी अभी हम आपको बताएं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं कौन सा कोण? विचलन कोण। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो कैसे मिलेगा ये आपको प्रूव करना है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, पहले आप ये समझें कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू से लिखा जाता है। और म्यू बराबर होता है, जो आज आपको प्रूव करना है, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 और साइन A/2। ए क्या है? प्रिज्म कोण। और डेल्टा m जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। और म्यू जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो न्यूनतम विचलन कोण किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर शुरू में आपतन कोण और निर्गत कोण, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए, आपतन कोण के विभिन्न मानों को लेकर उसके संगत प्राप्त विचलन कोणों के मान दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो हम पाते हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम होता जाता है। लेकिन यदि लगातार आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो एक निश्चित न्यूनतम मान तक विचलन कोण का मान कम होती है। फिर यदि लगातार आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान कम होने की बजाय फिर बढ़ने लगती है। तो जो सबसे कम विचलन कोण का मान मिलता है हमको, उसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर? तो जिसको डेल m से भी नोट किया जाता है, और इसका मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। तो इस तरह से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये सूत्र है, ये सूत्र आपको सिद्ध करना है, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए आप हल करेंगे कैसे कि जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुजाकार जो प्रिज्म के आधार का जो हम डायग्राम बनाते हैं वो है ABC प्रिज्म है, और ये अभिलंब है OM अभिलंब है, और PQ आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये निर्गत किरण है। तो QRS, ये हम आपतित किरण को आगे बढ़ाए डैश डैश से, निर्गत किरण को भी पीछे बढ़ाए, तो ये कोण डेल बनता है, जो TUR ये कहलाता है विचलन कोण, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये कोण R1 ले रहे हैं, ये कोण R2 ले रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ये कोण हुआ आपतन कोण, ये हुआ कोण निर्गत कोण। क्लियर? तो ये आपतन कोण, निर्गत कोण अभी हम बता चुके हैं परिभाषाएं की। ये कोण TUR जो है विचलन कोण है, जो डेल्टा से लिया गया है, और ये इस प्रकार से, और प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म तब होता है, ध्यान रखना है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान और निर्गत कोण के मान बराबर होते हैं। साथ ही साथ जो ये QR अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार रेखा BC के समानांतर होती है। मतलब ये अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार रेखा के समानांतर होती है। तो इस तरह से हम प्रिज्म के लिए जो है डायग्राम बनाते हैं, और आगे हम इसमें गणना करते हैं कि विचलन कोण से प्रारंभ करते हैं। तो विचलन कोण
TUR इक्वल टू डेल्टा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विचलन कोण TUR त्रिभुज UQR का क्या है, बहिर्ष कोण है। ठीक है, तो जो कोण TUR है जो डेल्टा से लिखा गया है त्रिभुज किसमें, UQR, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज का बहिर्ष कोण है डेल्टा, तो इसके दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहने का कौन सा, ये कोण और ये कोण, मतलब कहने का कि कोण TUR इक्वल टू कोण हम लिख सकते हैं UQR, कोण UQR प्लस कोण URQ, कोण URQ, और ये डेल्टा से लिखा गया है। और UQR, अब आप समझेंगे कि ये पूरा I1 कोण है, तो ये पूरा कोण I1 होगा, लेकिन ये नीचे का कोण R1 है, तो I1 ये है, तो I1 तो ये पूरा होगा, लेकिन ये R1 है, तो I1 में R1 को माइनस कर देंगे तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे I1 माइनस R1 प्लस, और URQ भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, URQ, ये पूरा I2 है, तो ये पूरा कोण I2 होगा, इतना, ये पूरा I2 होगा, लेकिन ये R2 है, तो ये कोण इस I2 में जो इसके बराबर है, इतने कोण को माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो कोण I2 माइनस R2। तो इस तरह से अब हम आगे देखेंगे, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम जानते हैं कि I1 इक्वल टू I2, अभी आपको हम बताएं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे, साथ ही साथ ये अपवर्तन कोण भी बराबर होते हैं, और उस समय न्यूनतम विचलन स्थिति में होती है, और जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। तो I1 इक्वल टू I2 बराबर I लिया जाए और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में डेल इक्वल टू डेल M हो जाए। डेल M का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल M इक्वल टू I माइनस R प्लस I माइनस R, तो डेल M इक्वल टू 2I माइनस 2R, हम इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। क्लियर। अब आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम आंक की गणना करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में अभी आप हमको डायग्राम मिटा दिए हैं, आप देखेंगे डायग्राम में कि चक्री चतुर्भुज AQOR, चक्री चतुर्भुज AQOR में जो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, तो प्रिज्म कोण A प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180। हम यहाँ, ठीक है, दूसरी बात, ये समीकरण बाद हम इसको या किसी इक्वल टू 180 कर दिए, और एक त्रिभुज बना था जिसमें दो कोण R1 R2 बने हैं, और कोण तीसरा कोण O बिंदु पर एक दूसरे को अभिलंब काटता है, तो उस बिंदु का नाम हम O दिए हैं। तो त्रिभुज का नाम एक बनता है QOR, और इस त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180। हम ये दोनों तर्क के आधार पर ये रिजल्ट पाते हैं कि एंगल A, अतः एंगल A प्लस QOR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR। क्लियर। ये QOR कैंसिल होता है, और यदि हम एंगल A को केवल हम प्रिज्म एंगल से ही लिखते हैं तो मिलता है हमको A इक्वल टू R1 प्लस R2। और न्यूनतम विचलन स्थिति में, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमको रिजल्ट मिलता है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, जो यहाँ हम पहले भी ले चुके हैं। तो A इक्वल टू R प्लस R या 2R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A अपॉन 2, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे दिए, तो R की वैल्यू हमको मिला A अपॉन 2। ठीक है, अब R का मान हमको मिल गया, तो हमें I की वैल्यू चाहिए।
ठीक है। तो इस r की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो r के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको मिलता है डेल m इक्वल टू 2i माइनस 2 और r की वैल्यू a अपॉन 2 से 2 कैंसिल होता है, तो डेल m इक्वल टू 2i माइनस a, या नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2i इक्वल टू a प्लस डेल m, 2i इक्वल टू a प्लस डेल m, या i इक्वल टू मिलेगा a प्लस डेल m अपॉन 2, i इक्वल टू मिला a प्लस डेल m अपॉन 2। अब हम इसको चाहें तो समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, और इस तरह से हमको i और r के मान मिल गए, ठीक है, गणना से। तो यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, तो हम जानते हैं अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, या सेकेंड पार्ट जो है अपवर्तन का नियम, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और आई आर की वैल्यू पुट किया जाएगा यहाँ पर, तो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या मिला है आपको, a प्लस डेल एम अपॉन 2, a प्लस डेल एम अपॉन 2, और r की वैल्यू साइन a अपॉन 2, तो साइन a अपॉन 2 वैल्यू आपको मिला है, ठीक है, साइन a अपॉन 2। तो इस तरह से ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है जो हमें मिला है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, ठीक है। यदि हम प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण जानते हैं तो हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना कर लेते हैं। हम डेल एम की वैल्यू, ठीक है, ज्ञात कर लेंगे, मतलब प्रिज्म के जो है न्यूनतम विचलन कोण डेल एम की वैल्यू, और प्रिज्म कोण a, तो इस तरह से हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना कर लेंगे। हम इसी में कुछ स्पेशल केसेस हमको मिलते हैं, हम आगे देख रहे हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना में ही पतले प्रिज्म के लिए कौन सी कंडीशन लागू होती है। तो पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण छोटा होता है, लगभग 5 डिग्री 8 डिग्री के रेंज का, अतः इससे उत्पन्न विचलन कोण डेल का मान भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में है ना, हम लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन 2, और साइन a अपॉन 2 इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में, है ना, क्योंकि इससे प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, लगभग 5 डिग्री के आसपास का, तो इससे उत्पन्न विचलन भी बहुत कम होगा। तो साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 इक्वल टू साइन a अपॉन 2, और साइन a बाई 2 इक्वल टू a बाई 2। अब हम जो वैल्यू अभी व्यंजक प्रूफ किए हैं उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू, अभी हम सूत्र सिद्ध किए, a प्लस डेल एम अपॉन 2 और साइन a बाई 2, ठीक है, ये मिला। तो हम आगे लिखेंगे म्यू इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन 2 और a अपॉन 2, तो हमको आगे 2 से 2 कैंसिल होगा, और डेल एम को हम केवल डेल से लिखते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो हमको आगे मिलेगा a प्लस डेल अपॉन a, तो म्यू इक्वल टू a प्लस डेल अपॉन a, या हम इसको प्रूव कर सकते हैं a प्लस डेल इक्वल टू म्यू a, या डेल इक्वल टू म्यू a माइनस a, और डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a।
तो ये पतले प्रिज्म के लिए सूत्र है। याद रखना है कि यदि इस तरह का कोई प्रश्न है कि प्रिज्म एंगल 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो इसका वर्तनांक क्या होगा, तो इन स्थितियों में हम ये सूत्र नहीं लगाएंगे μ sin a + del m / 2/2, ठीक है, बल्कि हम पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र बताएंगे del = μ - 1 × a। ये पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि कोणीय विक्षेपण क्या है। कोणीय विक्षेपण किसी प्रिज्म का जो कोणीय विक्षेपण है, एंगुलर डिस्पर्सन, ये हमको ध्यान देना है कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण देखें आप, कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो कोणीय विक्षेपण क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा किसी प्रिज्म का जो कोणीय विक्षेपण है, किन्हीं भी दो रंगों के बीच उत्पन्न विचलन कोणों में अंतर के बराबर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण, ठीक है। अर्थात जो आपतित प्रकाश है, मान लीजिए श्वेत प्रकाश आपतित हो रही है, तो निर्गत प्रकाश में हमको 7 रंगों का समूह मिलता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो स्पेक्ट्रम कहलाता है या वर्णक्रम कहलाता है, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश किरण जो है प्रिज्म के किसी एक फलक पर हम आपतित करते हैं, मान लीजिए श्वेत प्रकाश, तो निर्गत प्रकाश में हमें 7 रंगों का समूह मिलता है जो स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है, ठीक है। ये 7 रंग क्यों मिलते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। तो जब हम प्रिज्म से, और हर रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग है, तो जब हर रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग है, तो del = μ - 1 × a जो हमने अभी सिद्ध किया है, इसके आधार पर स्पष्ट होता है कि हर रंग का विचलन कोण भी अलग अलग होगा। और यही कारण है कि निर्गत प्रकाश में हमको अलग अलग विचलन कोण पर विभिन्न रंगों का अलग अलग विचलन कोण प्राप्त होता है, और अलग अलग कोण पर ये विचलित होते हैं, और निर्गत प्रकाश में हमको 7 रंगों का एक समूह मिलता है जो एक स्पेक्ट्रम देता है। तो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, कोणीय विक्षेपण की बात आ रही है। तो कोणीय विक्षेपण में हम ये देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का जो फैलाव है वो कहाँ तक है, मतलब सबसे यदि प्रिज्म के आधार की ओर लाल रंग रहेगा और प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो बैगनी रंग का होगा, और सबसे कम जो विचलन होगा वो क्या होगा, लाल रंग का होगा। तो बैगनी और लाल रंग के बीच जो स्पेक्ट्रम का फैलाव है, और उन लाल रंग और बैगनी रंग के बीच विचलन कोणों में कितना अंतर है, वो कहलाया जाएगा कोणीय विक्षेपण, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। तो कोणीय विक्षेपण के लिए हम परिभाषा करेंगे कि किन्हीं भी दो रंगों के बीच विचलन कोणों में अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि किन्हीं दो रंगों के बीच माना बैगनी रंग के लिए विचलन कोण del v, लाल रंग के लिए विचलन कोण = del r। तो ये दोनों रंगों के बीच जो कोणीय विक्षेपण होगा, अर्थात कोणीय
विक्षेपण बराबर विचलन कोणों में अंतर, विचलन बराबर विचलन कोणों में अंतर, और ये हमको थीटा इक्वल टू मिला डेल v माइनस डेल r। ये विचलन को, ये कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो इसके आगे अभी हम प्रूफ किए हैं व्यंजक के लिए कि किंतु अभी आपको मिला डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां म्यू विचलन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, डेल विचलन कोण और ए प्रिज्म कोण है। तो हम अलग अलग रंगों के लिए इस संबंध को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैगनी रंग के लिए, तो इस रिलेशन को लिखा जा सकता है डेल v इक्वल टू म्यू v माइनस 1 इंटू ए, और लाल रंग के लिए हम डेल r इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू r माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू म्यू v माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू r माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू ए कॉमन लिया जाएगा, तो म्यू v माइनस 1 माइनस म्यू r प्लस 1। ठीक है, और ए कॉमन आए, 1 से 1 कैंसिल होता है, तो थीटा इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए। और ये जो व्यंजक है वो कोणीय विक्षेपण का व्यंजक है। जो व्यंजक है ये कोणीय विक्षेपण का व्यंजक है। क्लियर? तो कोणीय विक्षेपण का जो मान हुआ वो आया थीटा इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए, जहां म्यू v क्या है? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और म्यू r जो है वो लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और ए जो है वो प्रिज्म का कोण है। तो इस तरह से हम कोणीय विक्षेपण की परिभाषा और उसके लिए व्यंजक निकाल सकते हैं। और आगे का जो टॉपिक है हम आपको बता रहे हैं विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर क्या है। क्लियर? तो इसको भी आगे आपको देखना है कि विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर आपका प्रिज्म। तो विक्षेपण क्षमता को पहले परिभाषित किया जाए। तो विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करने के लिए हम देख रहे हैं कि विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या है कि किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग पीले के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब कहने का, किन्हीं दो रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण अभी हम सिद्ध लिए हैं थीटा। तो किन्हीं दो रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग पीले रंग के लिए, माध्य रंग पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन कोण, डेल्टा यहाँ विचलन कोण है, वाई हम लिखे हैं तो येलो कलर के लिए है, और माध्य रंग पीले प्रकार रंग के किरण को माध्य रंग कहते हैं स्पेक्ट्रम में। तो थीटा अपॉन डेल वाई, ये दोनों जो अनुपात है वो कोणीय विक्षेपण ओमेगा से लिखा जाता है। तो ये कोणीय विक्षेपण हम यहाँ पर लिख सकते हैं विक्षेपण क्षमता। तो विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई, और इसको शब्दों में लिखा जा सकता है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण बटे माध्य रंग पीले के लिए विचलन कोण। तो इस प्रकार से हम कोणीय विक्षेपण को परिभाषित करेंगे
कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग पीले के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं और जिसे ओमेगा से लिखा जाता है। तो हम और इसके लिए व्यंजक निकाल रहे हैं, किस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि किंतु थीटा इक्वल टू, आप अभी पढ़े हैं कि डेल वी माइनस डेल आर, मतलब बैगनी और लाल रंग के लिए यदि विचलन कोण डेल वी, बैगनी रंग के लिए डेल वी है विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर है। तो जो कोणीय विक्षेपण थीटा है वो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर होगा। तो आगे का जो सूत्र बनेगा, अतः ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। अब हम जानते हैं अभी कि किंतु डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये एक जनरल फार्मूला है, ये विचलन कोण अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में संबंध के लिए। तो हम इसको लाल रंग, बैगनी रंग और पीले रंग येलो कलर के प्रकाश के लिए हम इसको अलग अलग संबंध लिखेंगे। तो आगे हम पा रहे हैं कि बैगनी रंग के लिए ये हमको मिलेगा डेल वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। लाल रंग के लिए डेल आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए और पीले रंग के लिए जो ये भी ऐसा लिखा जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये सभी मानों को हम यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई में डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई का मान हम यहाँ रखेंगे। जो ये मान हम लिखेंगे तो हमको विक्षेपण क्षमता मिल जाएगा। अतः विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर आगे का सूत्र मिलेगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 और ए बाहर आया और आया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ। तो आगे व्यंजक मिलेगा ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, जहां म्यू वी बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का वर्तमान, म्यू आर लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का वर्तमान और म्यू वाई माध्य रंग पीले के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और इस तरह से ये विक्षेपण क्षमता का व्यंजक है। इस व्यंजक में हम ये देखते हैं कि प्रिज्म कोण ए का समावेश नहीं है। विक्षेपण क्षमता के व्यंजक में प्रिज्म कोण कैपिटल ए का समावेश नहीं है। इसका अर्थ है कि विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रश्न भी ये पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 प्रूफ करना है और लिखना है कि चूंकि इस व्यंजक में प्रिज्म कोण ए का समावेश नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। और ये आपका कंप्लीट होता है और आप आगे के टॉपिक हल करेंगे प्रिज्मों के संयोग में। प्रिज्मों के संयोग दो प्रकार के होंगे अगले टॉपिक में, एक होता है विक्षेपण रहित विचलन और दूसरा होता है विचलन रहित विक्षेपण। ठीक है, तो विक्षेपण रहित विचलन माने विक्षेपण ना होगा विचलन होगा और विचलन रहित विक्षेपण, विचलन होगा विक्षेपण नहीं होगा। तो दो प्रिज्मों के अलग अलग पदार्थों के बने क्राउन और फ्लिंट कांच के प्रिज्मों के बने हुए दो प्रिज्म जिनके अपवर्तक कोण अलग अलग होते हैं, आधार के उल्टे क्रम में इनको जोड़ा जाता है और इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रथम प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विक्षेपण दूसरे प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विक्षेपण के बराबर और विपरीत हो, जिसके कारण टोटल विक्षेपण शून्य हो लेकिन विचलन हो। तो हम कहते हैं इसको
विचलन रहित विक्षेपण, है ना, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं विक्षेपण रहित विचलन, क्योंकि विक्षेपण नहीं हो रहा है, केवल विचलन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बार में हम जो है विचलन रहित विक्षेपण का ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन और दूसरे प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन बराबर विपरीत हो तो उनके प्रिज्म कोणों में संबंध मिलता है। आप इसको ट्राई करेंगे, ये बन जाएगा, और ये नहीं बनता है तो आप हमको पूछेंगे तो हम आपकी समस्या दूर करेंगे, ठीक है।